नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय लेकर के आपके साथ आया हूं मैं, और गंभीर विषय है नीट का। नीट का दोस्तों एग्जाम है जो उसको दे करके डॉक्टरी की पढ़ाई आगे की जाती है। एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स हैं जो वो उसमें किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घोटाले जो हैं आजकल एजुकेशन में होने लगे हैं, एग्जाम लीक होने लगे हैं, ये एक गंभीर विषय है। 2024 का सबसे गर्मा गर्म मामला है नीट परीक्षा की लीकेज, और इस विषय पर आज मेरे साथ चर्चा करेंगे अभिषेक जी। सर, बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आपने समय दिया, मैं शुक्रगुजार हूं। सर, कितना एक्सपीरियंस हो गया है ओवरऑल एजुकेशन में, जब स्टार्ट किया था और आज तक? ये मेरा 25वां साल है। 25 साल हो गए सर इसी नीट एग्जाम के लिए। पहले इसको ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे। इसी एग्जाम के लिए बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ। तो सर, कोई और भी सेंटर हैं या सोनीपत में ये अभी एक ही सेंटर चला रहे हैं? हमारा मेन सेंटर ये है, और फिर हरियाणा में हमारे एसोसिएटेड ब्रांचेज हैं जो कि करीब 70 से ज़्यादा जगहों पर चलते हैं। सर, आज से 25 साल पहले जो नीट का एग्जाम होता था, तब ये एग्जाम कैसा था और आज ये एग्जाम कैसा है? क्या डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर? 25 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं 10 साल पीछे ले चलता हूँ। ये जो 720 नंबर का पेपर होता है नीट का, इस पेपर को देने के बाद 450 नंबर पे सिलेक्शन हुआ करता था 2012-13 में, जिसके 450 नंबर 450 मार्क्स आते थे, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस बार ये 650 पर भी गारंटी नहीं है। पिछले साल तक 610-615 नंबर पर एक रेस्पेक्टेबल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती थी। 450 से आज जो है मैं देख रहा हूं जो रिजल्ट आए, 719 भी किसी के मेरे को बता रहे हैं कि आए हैं, और 715 भी हैं। 65 बच्चों के तो 720 आए हैं जी। तो सर, एजुकेशन का स्तर इतना बढ़ गया है और माइंड भी इतने ब्रिलियंट हो गए हैं कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे हैं। केवल बच्चे ब्रिलियंट हैं ऐसा नहीं है, कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। थोड़ा सा सिलेबस रिडक्शन हुआ है कोविड के बाद से, तो सिलेबस कम हुआ है। दूसरा, एग्जाम बिल्कुल एनसीईआरटी बुक पर आ गया है। 2001 से 2010-11 तक क्या होता था कि एनसीईआरटी बुक से बाहर के भी एग्जाम्पल्स लिए जाते थे, तो पेपर बहुत डिफिकल्ट होता था। और मेमोरी बेस्ड थोड़े से चैप्टर्स, जैसे लोअर प्लांट का ग्रुप, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनके बच्चे आगे तैयारी करेंगे, उन पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपका वीडियो, कि लोअर प्लांट वगैरह, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, इनसे बहुत क्वेश्चन आते थे। डाइवर्सिटी से बहुत क्वेश्चन आते थे। अब क्या हो गया, एग्जाम केवल एनसीईआरटी बुक पर लिमिट कर दी गई। 12th तक की जो बुक्स हैं उसी के अंदर तक आ गया। 11-12, हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी बुक जो सीबीएसई ने दी है, उन्हीं बुक्स पर बेस्ड एग्जाम हो गया। बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादा, लेकिन निरंतर एग्जाम में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, और ये कई स्तर पर हो रही है। हम अपनी बातचीत में इस बात को देखेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। ये गड़बड़ियाँ पहले भी होती थी, अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत बेखौफ हो गए हैं जो ये सॉल्वर गैंग है। सर, ये मैं इस चीज पे आऊंगा। पहले मैं ये डिफरेंस ही जानना चाह रहा हूं कि ये जो 450 का डिफरेंस था, आज 720 तक आ गया है, और आप कह रहे हैं पहले तो सिलेबस कम हो गया है जी, उस सिलेबस का फर्क है ये 720 में से 720 आना जी। और एक ही सेंटर के अंदर जो एग्जाम दे रहे थे उन बच्चों के मार्क्स कह रहे हैं ऐसे आए हैं। बिल्कुल। ये डिफरेंस कैसे आ सकता है कि बाकी देश में सिलेबस कम नहीं हुआ, सिर्फ एक सेंटर के बच्चों का सिलेबस कम हुआ? इस चीज से लिंक कर सकते हैं? सिलेबस तो नीट का पूरे देश में एक जैसा है। हुआ क्या है, किसी एक सेंटर पर सॉल्वर गैंग वाले क्या करते हैं, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश का बच्चा, बिहार का बच्चा एग्जाम देने के लिए अहमदाबाद का सेंटर चुन रहा है। राजस्थान का बच्चा एग्जाम देने के लिए हरियाणा का सेंटर चुन रहा है। ये सॉल्वर गैंग के कुछ नोडल सेंटर होते हैं, जहां वो बैंक से सेटिंग करते हैं, बैंक से पेपर निकलवाने की एक शाम पहले। तो जहां उनकी सेटिंग हुई, ऐसे कुछ सेंटर्स पर वो बच्चों के एग्जाम सेंटर डलवाते हैं, क्योंकि बच्चे से चॉइस मांगा जाता है, तो वो इस तरह से चॉइस डलवाते हैं। जी, ये सारे विषय दोस्तों आज हम कवर करेंगे। उससे पहले कुछ जो छोटी छोटी जानकारियां हैं जो मैं चाहूंगा कि वीडियो देख रहे हैं दोस्त, उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे और जानकारी पूरी मिले। सर, कितनी सीटें हैं नीट की एग्जाम क्लियर होने के बाद ऑल ओवर इंडिया? करीब 1,08,000 सीट टोटल एमबीबीएस की है भारत में। सरकारी सीट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में करीब 55,000 सीट।
55,000 सीटें सरकारी हैं और जी। टोटल 1,08,000 सीटें हैं जी प्राइवेट मेडिकल्स को मिला के। जी। तो सर एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? करीब 25 लाख। 25 लाख जी और सीटें मात्र 1 लाख हैं। जी। 55,000 माने हम सरकारी मान के जी, चलें तो जी। 55,000 सिर्फ सीटें हैं। जी और सरकारी इन्वॉल्वमेंट होने के बाद दोस्तों घोटाला हो जाता है। इतना बड़ा एग्जाम जो कि नेशनल लेवल पे किया जाता है उसमें घोटाला हो जाता है। सर ये जो एग्जाम है आज तक मैनुअल है, जी OMR शीट पे हो रहा है जी। और आजकल बाकी एग्जाम्स में देखता हूँ वो डिजिटल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या इसका प्लस पॉइंट है या एक नेगेटिव पॉइंट है इसका? नेगेटिव पॉइंट है। आपने इतना वाइज, ये इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि यही एजेंसी NTA जेई का एग्जाम ऑनलाइन करवाती है, यही NTA एजेंसी अनेकों कई एग्जाम ऑनलाइन करवाती है। CUET का एग्जाम ऑनलाइन होता है, नीट का एग्जाम अभी भी ऑफलाइन इसलिए है क्योंकि ऑफलाइन में गड़बड़ी होने के, लीकेज के चांसेस हैं। MBBS के लिए 40 लाख 50 लाख कोई भी देगा, जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इतने पैसे कोई पेरेंट नहीं देंगे। अब सर इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आती है, जैसे अभी भी बात आ रही है 35 लाख रुपए तक का पेपर लीक हुआ, जी जिन्होंने कम पैसे दिए उनको आधा पेपर दिया गया। अब मैं ये समझ रहा हूँ कोई गरीब का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा। यही समस्या है, यही समस्या है कि जिसको प्रिविलेज नहीं है, जो सामान्य परिवार का बच्चा है, उसका आत्मविश्वास सबसे पहले कम होता है। हमारे यहाँ बहुत सामान्य परिवारों के बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए कोई स्कोप नहीं है, वो इतने चिंतित हैं। आप ये सोचिए कि जिन बच्चों ने अभी परीक्षा दिया उनके साथ तो ये जो कुछ भी परेशानी हुई है परीक्षा देने के बाद भी थी। जो बच्चा अभी 11वीं और 12वीं में है उसकी मानसिकता, उसके माता पिता के ऊपर क्या दबाव आ रहा है, इसकी कल्पना कीजिए। इसमें आरक्षण का सिस्टम भी है सर? हाँ, आरक्षण है। भारत में हमारे संविधान के अनुसार वो समाज का वर्ग जिनके साथ सरकार ने समझा कि आरक्षण मिलना चाहिए तो वो उसी व्यवस्था के अनुसार 55,000 में से सर कितनी सीटें कोटे के लिए रिजर्व हैं इसमें? ये जो 55,000 सीटें हैं इसमें सबसे पहले तो ऑल इंडिया कैटेगरी की 15% सीट है। अच्छा। और स्टेट कैटेगरी की 85% सीट है, ये हर स्टेट का है। उसके बाद जो रिजर्वेशन है वो अपने नॉर्मल क्राइटेरिया से, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए 15% है, शेड्यूल कास्ट के लिए 7.5% है, OBC के लिए हर स्टेट की जो अपनी कैटेगरी है OBC 1 OBC 2 उसमें उस प्रकार से जहां 22% अगर सर 28% ऐसा है। ज्यादा कैलकुलेशन में ना जाएं डीप तो 55,000 में से कितनी सीटें बचती हैं जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए? रफली 50%, 50-50 है। 25,000 सीटें मान के चलें जी। 25,000 सीटों के लिए दोस्तों 25 लाख लगभग लोग जो हैं लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो, और उनकी कट ऑफ भी अलग है। हाँ, उनकी कट ऑफ, कोटा वालों की कट ऑफ अलग है जी। उसके- OBC का करीब 10 नंबर कम मानते हैं, शेड्यूल कास्ट का उनसे करीब 25 नंबर कम मानते हैं, शेड्यूल ट्राइब का जनरल से करीब 150 नंबर कम मानते हैं। अब सर जिसके 720 में से 720 आ गए तो जर्नल की कट ऑफ कहां जाएगी फिर? जनरल की कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है। मजेदार बात है, एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी के लिए 32 सीट है। अब अगर रैंक 1 से रैंक 68, एक्चुअल में तो 68 बच्चे हैं जिनके 720 आए हैं, 3 मैं छोड़ दे रहा हूं जो संदिग्ध हैं। अगर वो 65 बच्चे बोले कि हमें एम्स चाहिए, हमारा संविधान कहता है कि अवसर की समानता है सबको जी। जब पहले के भी 720 हैं और 65वें के भी 720 हैं तो उसका हक क्यों नहीं है कि उसको एम्स में सीट मिले? वहां तो 32 ही सीटें हैं। अब 32 ही जनरल ये की इस पंगे को कैसे सुलझाती है सरकार फिर? सरकार को क्या चाहिए? शुरू में जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा के उन्होंने कहा कि सरकार को इस सेशन के लिए उनको सीट बढ़ाकर देनी पड़ेगी, नहीं तो सरकार को फिर से पेपर कराना चाहिए। इतनी जगहों पर गड़बड़ियां हुई है कि सरकार फिर से पेपर कराए। अब दोस्तों आ जाते हैं लीकेज का जो गर्मा गर्म मुद्दा है, वो लीकेज कैसे हुई और सर के क्या विचार हैं उस पर अब हम डिस्कशन करते हैं। सर 4 सेट हैं जी, ABCD, फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते जी हैं। जी और मैंने सुना है A के भी 4 सेट हैं आगे, जी, A1 A2 A3 A4। बिल्कुल। लेकिन अगर 200 क्वेश्चन हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उनकी शफलिंग है, क्या ये सच है? हाँ, जैसे मैं एग्जैक्ट बताता हूं कि PQRS ये 4 कोड, अब इन सब में भी जैसे P1 P2 P3 P4, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन के भी ऑर्डर बदल रहे हैं और ऑप्शन के भी 1 2 3 4 के ऑर्डर बदल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, अगर 200 क्वेश्चन हम मान के चलें तो वो सभी सेम हैं। जी।
तो इसमें लगाई जाती है दोस्तों रट्टाफिकेशन, ऐसा ही होता है। हाँ, पेपर जब लीक किया जाता है तो टेंटेटिव कोड के अनुसार बच्चे को ऑप्शन रटवाए जाते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि पेपर दे दिया और जो सॉल्वर गैंग है वो उनको आंसर देता है और फिर पूरे का रट्टा लगवाते हैं। ऐसा तो सर कहीं नहीं होता कि अगर 16 सेट हैं तो एक की का बड़ा प्रोपेगेंडा है, भाई की दे देंगे हम। वो तो मुझे लगता है कि जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनसे भी फर्जी हैं, वो फर्जीवाड़े में भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, पैसे लेकर के की दे देते हैं। तो मुझे लगता है की तो काम आएगी ही नहीं। हाँ, की काम नहीं आती। ये पुराने समय में होता था जब 4 ही सेट होते थे, जब 1 2 3 4। ये 2005-6 के बाद बंद हो गया। 2006 में पेपर लीक हुआ था, दिल्ली से ही लीक हुआ था। उसके बाद से क्योंकि कोड मल्टीपल हो गए तो अब वो की दे देंगे जो है ये केवल जो गरीब परिवार हैं उनको ठगने के लिए होता है। मतलब वो फर्जियों से भी एक नंबर आ गए हैं। बिल्कुल जी, वो और भी लूट मार कर रहे हैं जी। तो दोस्तों रट्टा लगवाया जाता है, और अब रट्टा किस तरह लगवाया जाता है इस चीज पर बात करते हैं। सर पेपर ये कहाँ बनता है? देखिए, एक टीम है जी, वो टीम हमेशा चेंज होती है, हर और साल चेंज होती है। हर साल चेंज होती जी। है। जो केंद्रीय विद्यालय हैं या यूनिवर्सिटीज के भी कुछ टीचर्स हैं, एनटीए एजेंसी एक टीम बनाती है और उस टीम में एक से दूसरे व्यक्ति का परिचय नहीं होता। सैद्धांतिक तौर पर जो वो बताते हैं, एज ए रूल जो वो बताते हैं कि आपको एक यूनिट दे दिया, आपको कहा कि प्लांट फिजियोलॉजी से 5 क्वेश्चन दीजिए, पर हो सकता है कि प्लांट फिजियो से 5 क्वेश्चन देने के लिए किसी और को भी कहा गया जी। तो इस तरह से कोई लीक नहीं कर सकता। अगर पेपर बनाने वाले का अपना रिश्तेदार भी है तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट और कई लोग मिलकर पेपर बनाते हैं। पेपर बनाने वाले ने क्वेश्चन सबमिट कर दिया, उसके ऊपर एक मॉडरेटर की टीम होती है, वो टीम उस क्वेश्चन को शफल करती है और उससे 4 पेपर बनते हैं। उस 4 पेपर में से 2 रिजर्व रख लिए जाते हैं और 2 पेपर को कोड में बांटा जाता है, और उसी 2 पेपर से, जैसे PQRS वाला कोड प्रिंट में चला गया, LMNO ये वाला भी प्रिंट में गया, पर ये बाहर नहीं निकलेगा, ये रिजर्व रहेगा। इस बार क्या हुआ है, हरियाणा में ये दूसरे वाला कोड भी रिलीज किया गया। ये सॉल्वर गैंग की, पेपर सेटर की इतनी ताकत है कि उन्होंने बैंक से ये पेपर भी रिलीज करवाया। लेकिन रिजर्व पेपर आया तो नहीं सर एग्जाम के अंदर, नॉर्मल पेपर ही आया। हाँ, यहां एक स्कूल है हरियाणा में, जिस स्कूल में दोनों सेट पेपर पहुंचे और उन्होंने रिजर्व वाला पेपर खोल दिया, और खोलने के बाद उन्होंने एनटीए को इन्फॉर्म किया। ये न्यूज चैनलों पे इंटरव्यू में आया है। मतलब 2 सेट रिजर्व रखे गए इसलिए कि कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर से पेपर कराया जाए। अगर सरकार आज कहती है कि पेपर फिर से कराया जाए तो वो 2 सेट रिजर्व हैं, जो किसी को नहीं पता। मॉडरेटर जब पेपर बनाते हैं तो मॉडरेटर का क्वेश्चन पेपर बनाने वालों से कोई संपर्क नहीं है। मॉडरेटर ने जो सेट बनाए वो सेट बनाकर एनटीए के पास गया, वो सेट में से रैंडम 2 सेट प्रिंट में जाते हैं। इसलिए अगर व्यवस्था सही से फॉलो की जाए तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर गायब हुआ था जेई का। ये बहुत पुरानी बात है, ये 2006-7 में ही हुआ था। डीसी से ये पेपर लीक हुआ था जेई का। सबसे आसानी से पेपर लीक होता है बैंक से। 2015 में रोहतक में। बैंक बनने के बाद सर ये बैंक में कैसे पहुंचता है पेपर बनने के बाद में? एनटीए ने पेपर प्रिंट किया जी, जैसे नोट के बंडल रिजर्व बैंक से आते हैं जी, इसी तरह से वो सील पैक किए हुए क्वेश्चन पेपर के बंडल एग्जाम सेंटर्स के जो नोडल बैंक हैं, जैसे इस बार सारे जो पेपर कंडक्ट होने वाले थे यानी PQRS वाले, वो SBI के ब्रांचेस पर आए थे मोस्टली SBI को ही चूज किया जाता है। और रिजर्व वाला जो पेपर है वो केनरा बैंक को गया था जी, मोस्टली। हालांकि अलग अलग जगहों पर जो लीड बैंक होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके थ्रू ये काम करते हैं। अब ये पेपर वहां गया और बिल्कुल नोट की तरह वो बंडल खुलेगा नहीं। उसके भी नियम हैं कि जब पेपर हैंडओवर करवाया जाता है तो उस वहां CCTV होना चाहिए बैंक के लॉकर रूम से, और पेपर हैंडओवर किया गया, वो पेपर लेकर जाएंगे और वहां जाकर जब वो अनबॉक्स करेंगे तो वहां पर स्कूल का एक आदमी, एनटीए का एक आदमी और न्यूट्रल 2 स्टूडेंट वो बुला लेते हैं, उनसे साइन करवा के तब पेपर खुलेगा। यानी तंत्र इतना अच्छा है, जैसे व्यवस्था बनी हुई है वो बहुत अच्छी है कहने को, लेकिन गड़बड़ी होती है। बैंक का आदमी सेट किया जाता है,
ट्रांसपोर्ट करने वाला, कार्गो वाला आदमी सेट किया जाता है सामान्यतः। सर मैं तो पहले देख रहा हूँ सिस्टम कितना तगड़ा है कि ऑल ओवर इंडिया से ट्यूटर या टीचर्स बनाए गए, जो लेक्चरर्स थे उन्होंने एग्जाम बनाया, ये जी क्वेश्चन पेपर रेडी करा सबने मिलके, फिर एक और टीम है जो उसको शफल कर रही है, जी उसके बाद बैंक में जा रहा है जी फुल प्रूफ सिक्योरिटी में। जी और आप ये कह रहे हैं कि उन टीचर्स को भी नहीं पता होता कि दूसरा आदमी कौन है साथ में पेपर बिल्कुल, बनाने वाला। बिल्कुल। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद सेंध मार जाते हैं उसके अंदर लोग, और पेपर जो है 35 लाख रुपए में बिक जाता है। और हमारा तंत्र सामने वाला इतना कमजोर पड़ जाता है, वो निकाल ही नहीं पाता कि कमी कहां रह गई और बिल्कुल चूक कहां हुई। ये कितनी बड़ी बात है, ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम जी। और 25 लाख भविष्य जो है बच्चों का उससे खेल दिया जाता है। तो कितनी, मतलब मैं समझता हूं सर, इतनी नेगेटिविटी जो है बच्चों के अंदर आएगी इससे, और शब्द तो खैर बचते ही नहीं है शब्द नहीं बचते कि कहा क्या जाए इस चीज के बारे में। इतना स्ट्रॉन्ग तंत्र मैं जान के हैरान हो रहा हूं होता है, और उसके बाद मामला इस तरह से। बिल्कुल। और सर सिर्फ नीट की बात नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स लीक हो जाते हैं। क्या सभी एग्जाम्स का प्रोसेस यही रहता है? मोर और लेस। एजेंसी एनटीए एक बहुत बड़ी एजेंसी बनाई गई, क्योंकि पहले सीबीएसई एग्जाम लेती थी जी। तो जब सीबीएसई एग्जाम लेती थी, सीबीएसई के अपने सिस्टम से काम होता था, तो सरकार को ये लगा कि ये कॉम्प्रोमाइज किए जाएंगे। 2015 में सरकार ने बहुत ताकतवर फैसला लिया कि एमबीबीएस की डिग्री देने वाली जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसी को भंग कर दिया। हम लोगों को बहुत उम्मीद जगी कि अब ये जो पीछे पेपर लीक होने का सिस्टम था वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस सरकार में भी शिक्षा को लेकर कोई गंभीरता नहीं। सारे न्यूज चैनल पर चल रहा है कि पेपर मिला, पेपर लीक हुआ, लोग पकड़े गए, और फिर भी शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये बिल्कुल संवेदनहीनता है सरकार की। जी। पहले दोस्तों क्या होता था, फोटो एडिट करके सरोगेट बच्चा बिठा दिया जाता था जी वो काम बंद हो गया, फिंगरप्रिंट लगने लग गए, जी और रेटिना भी मैच होता है अब कई जगह सर। जी जी हर चीज डिजिटल हो गई, लेकिन पेपर आज भी ओएमआर शीट पे हो रहा है। अब एक सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं सर इसके अंदर, जो बच्चे भी बता रहे हैं और चर्चा चल रही है उसकी, कि अगर डिजिटल भी हो गया तो अभी हाल ही की बात है, एक कंपनी जिसने सिपाही भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती थी यूपी की, जी उस कंपनी का नाम आया पेपर लीक करने में। जी तो अगर डिजिटल भी कर देंगे तो किसी कंपनी का सहारा लेंगे बार कोड स्कैन करने में या क्वेश्चन पेपर को ऑनलाइन शिफ्ट करने में। बिल्कुल। तो वो क्या गड़बड़ी नहीं करेगी, इस चीज की क्या श्योरिटी है? मतलब किसी ने एग्जाम लीक कर दिया, कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया, लेकिन जो कट ऑफ गई उससे कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया सर, वो कोई नहीं देख रहा। गवर्नमेंट ने तो कह दिया एग्जाम हो गया जी और सब कुछ फेयर हो गया, कुछ बच्चों का दोबारा एग्जाम कराया जा रहा है इसमें। हाँ, लेकिन वो लिपापोती है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि अगर एग्जाम होने के पहले एक बच्चे के हाथ में भी पेपर पहुंचा है तो तंत्र से भरोसा उठता है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को रिपीट किया है कि तंत्र से भरोसा उठता है, व्यवस्था से भरोसा उठता है बच्चों का। ये जो निराशा है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हम कैसे डॉक्टर बना रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा कहना है एक बच्चे का भी पेपर लीक हुआ तो पूरा पेपर फिर से होना चाहिए। ये जो ग्रेस नंबर ले आए, ये कमाल का विषय है जिसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं। किसी दूसरे परीक्षा के लिए कभी किसी अवसर पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दी, उसको अपने मन से यहां लागू कर दिया। ये बड़ा तगड़ा जो है पेंच आपने बताया है इस वक्त, और चर्चा में भी है कि ग्रेस मार्क्स दे दिए। उन्हीं लोगों का दोबारा एग्जाम हो रहा है शायद जी, केवल उन्हीं का, सिर्फ उन्हीं का दोबारा हो रहा है। कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए जी, किस बेसिस पे दिए गए, इस बारे में कोई जो है डायरेक्शन नहीं दी गई थी, कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई थी कि भाई इस तरह के, और आज से पहले दिए भी नहीं गए थे। ब्रोशर में कोई जानकारी नहीं, उनकी वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं। मैं बताता हूं कि मैं क्या सोचता हूं इस विषय को लेकर। मुझे लगता है कि सॉल्वर गैंग एक लेवल पर गड़बड़ी कर रहा है, उससे ऊपर कई स्तरों पर गड़बड़ी है। उसके ऊपर एनटीए के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने भी पैसे लेकर पेपर लीक करवाने का काम किया, क्योंकि उनके पेपर लीक करवाने में कुछ कमी रह गई तो उन्होंने संविधान के एक, सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग का फायदा उठाकर, जो एनटीए के सबसे ऊपर बैठे लोग अधिकारी हैं उनमें जो भ्रष्टाचार है, उन लोगों ने अपने फेवर के बच्चों को इस तरह से मार्क्स बढ़वाए हैं। यानी गड़बड़ी केवल पेपर आउट होना, पेपर लीक होना नहीं है, नीचे से ऊपर तक हर जगह भ्रष्टाचार है। यह संस्था बंद की जानी चाहिए, यह संस्था भंग की जानी चाहिए।
एनटीए की जो आप बात जी, कर रहे हैं जी नई एक संस्था बनाई जाए और नए तरीके से काम किया जाए। जी, राजदंड में ताकत होनी चाहिए। आपने कहा कि ऑनलाइन हो गया फिर भी गड़बड़ी होगी, अर्थात गड़बड़ी करने वाले भी चालाक हैं तो वो गड़बड़ी भी करेंगे। गड़बड़ी तब तक होती रहेगी जब तक शासन का, संविधान का, नियम का, व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ का डर नहीं होगा। सबसे प्रमुख बात यही है कि रूल ऑफ लॉ का डर होना चाहिए। कई लोग ये बात बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नहीं हैं और ब्यूरोक्रेट सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पेपर लीक किया। सरकार ऐसा बोलकर नहीं बच सकती, या हम सरकार का ऐसा बोलकर बचाव नहीं कर सकते। सरकार है क्यों? अगर उनको शासन चलाना नहीं आ रहा, अगर उनका भय नहीं है अपराधियों में, तो सरकार किस बात की? अब दोस्तों यहां पर सवाल एक उठता है और बहुत अहम सवाल मैं समझता हूं इसको कि ये होगा, और आप सर बताइएगा आप क्या राय उस पर रखते हैं। जब नीट का एग्जाम जो कि इतनी सिक्योरिटी से पेपर तैयार करके बैंक तक सर लेके आया जाता है, सरकारी जो दस्तावेज होंगे, जो हमारे देश के गोपनीय डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लीक होते हुए कितनी देर लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल, भारत के गोपनीय दस्तावेज लीक हो ही रहे होंगे। इसका तो यही मतलब है कि साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक से भारत सरकार के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक होते रहे होंगे। तो फिर पाकिस्तान की आप बात करें, बॉर्डर फोर्सेस की बात करें, आर्मी की बात करें, आप इसरो के जीपीएस की बात करें, कुछ भी लीक हो जाएगा। फिर तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जब आप ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो एग्जाम है, नेशनल लेवल का, इसकी सिक्योरिटी आप नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ भी लीक हो सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब देश जो है खतरे में है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। ये निराशा, ये हताशा जो आज बच्चों में है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जिन बच्चों को हमने 2 साल ऊंचे आदर्शों का पाठ पढ़ाया कि बेटा मेहनत करो, परिश्रम करो, सत्य की जीत होती है, ये सारे आदर्श, हमारे पास आज उत्तर नहीं है इन बातों के। बच्चे जब हमसे पूछते हैं कि सर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, अंत तक मैं अपनी तरफ से बचाव की मुद्रा में था कि मुझे लग रहा था कि नहीं, सरकार कुछ न कुछ करेगी, लेकिन इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न दोस्तों आता है, ये भी बहुत अहम प्रश्न है कि वो डॉक्टर कैसा बनेगा जिसने 35 लाख रुपए में पेपर खरीद लिया। जो व्यक्ति पेपर क्लियर करने की काबिलियत नहीं रखता, वो इलाज कैसा करेगा? वो कैसे केमिकल्स को याद रखेगा, दवाइयों के कॉम्पोजिशंस कैसे याद करेगा? वो व्यक्ति जो फॉर्मूलाज नहीं याद कर पा रहा है, जो एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा है, सर वो डॉक्टर कैसा बनेगा? वो तो मानव के साथ खेलेगा, मानवता के साथ एक खेल हो जाएगा। बिल्कुल, संवेदनशीलता का विषय है। मैं हमेशा बोलता हूं कि चिकित्सा और शिक्षा ये अति संवेदनशील हैं। ये केवल व्यावसायिक नहीं होने चाहिए। मैं भी शैक्षणिक सेवाओं के व्यवसाय में हूं, लेकिन फिर भी मेरा कहना है संवेदनशीलता होनी चाहिए। हम अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि बाएं पैर में चोट लगी थी, बाएं पैर की हड्डी टूटी थी, दाहिने का प्लास्टर हो गया। या दिल्ली के ही एक अस्पताल में हुआ था 10 साल पहले कि पेट का ऑपरेशन हुआ और कॉटन पेट में छोड़ दिया गया। यही सब गड़बड़ी है। देखिए, एक इंजीनियर अगर किसी मशीन को ठीक करता है, मान लीजिए उसने गियर बॉक्स को उल्टा लगा दिया, मशीन चालू नहीं होगी तो उसके पास मौका है कि वो गियर बॉक्स को सीधा कर दे, दोबारा खोल कर। बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर ने अगर एक बार कोरोनरी आर्टरी काट दी तो मर गया आदमी। कोई सर गलत दवाई दे दी और रिएक्शन कर गई, मान लो ब्रेन डेड हो गया, पैरालिसिस हो गया, 100 तरह की चीजें हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, 50 तरह की चीजें हो सकती हैं। जिंदगी मौत से बदतर हो सकती है उस व्यक्ति की। जान तो नहीं गई, लेकिन वो मरे हुए से भी बुरा हो गया। यही बात। अब सर इसके अंदर हमारी जो न्याय प्रणाली है वो कितनी सजा का प्रावधान इसमें देती है अगर व्यक्ति कोई पकड़ा जाता है? एक नया कानून अभी जो इन्होंने पास किया है जी, कहने को कानून बहुत कठोर है, ऐसा नहीं है कि पहले कानून नहीं थे। इन्होंने अपनी तरफ से कानून को और कठोर करने की बात कही है, लेकिन क्या हो जाएगा? हमारे देश में हजारों कानून हैं जिनकी प्रासंगिकता नहीं है। वो कानून लागू कैसे होगा? उसको लागू करने वाले लोगों में इतना नैतिक बल है क्या? जी, अब इन्होंने स्टूडेंट्स को पकड़ लिया सर, जिन्होंने पेपर खरीदा है, कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है, लेकिन मास्टरमाइंड जैसे आप बता रहे हैं कि एनटीए के अधिकारी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, लीडर्स भी इन्वॉल्व होंगे। अदरवाइज इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। तो सर अब स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहूंगा कि कोई पॉजिटिव संदेश आप दें, लेकिन पॉजिटिव संदेश कैसा असर करेगा जब एग्जाम्स में ऐसे ब्रीच होंगे?
फिर भी मैं चाहूंगा कि एक सहानुभूति, एक संवेदनशीलता को देखते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप संदेश दें। 2 बातें कहूंगा। जो बच्चे इस बार परीक्षा देकर आए हैं, हिम्मत नहीं हारना है। हम अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल इस शहर में नहीं, हम यहां से लेकर दिल्ली तक सभी माध्यम से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप अपना प्रयास करते रहें। और जो बच्चे अगले साल एग्जाम देंगे या जो बच्चे उसके बाद एग्जाम देंगे, जो छोटे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे माता पिता को मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा है कि हमारा समाज जागरूक है। और अब जो गलती हो गई है और इस पर जनता का जो रिएक्शन आ रहा है, आगे आसानी से कोई साहस नहीं करेगा ऐसी गड़बड़ी करने का। मेरा अभी भी मानना है, अंत में सत्य की जय होगी। यतो धर्मस्ततो जयः। दोस्तों, मैं चलते चलते एक बात कहूंगा कि सरकार हमसे हैं, हम सरकार से नहीं हैं। तो अपने अंदर जागृति लाइए, आवाज उठाइए, और गलत के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो अंग्रेजों के द्वारा दबे कुचले गए थे, आज इन सरकारों के द्वारा, इन बड़े मंत्रियों के द्वारा और जो ये सॉल्वर गैंग्स इत्यादि हैं, इनके द्वारा दबे कुचले जाएंगे। तो दोस्तों, आवाज को बुलंद करें और अपने हक की आवाज उठाते रहें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।